हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। एडमिशन ओपन है एक्जिया आईएएस एकेडमी में। आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का। उसी हिसाब से स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा। रेगुलर टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा बिफोर प्री एंड मेंस। जो भी गाइडेंस रहेगा वो एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के द्वारा ही प्रदान किया जाएगा। वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट हैं उनको कैटर किए जाएंगे। इन हाउस लाइब्रेरी का भी फैसिलिटी अवेलेबल है जिससे जुड़ के आप अपना प्रिपरेशन को और अच्छी तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। फर्दर डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर जो कि है 6002417488। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो जो पहला आर्टिकल है वो अबाउट ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट के बारे में बात करता है और किस तरीके से हम जो एनिमल है, स्पेशली जो एलिफेंट है, उसका कंजर्वेशन कर सकते हैं और जो आपका ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट है उसको मिनिमाइज करके जो इकोनॉमिक डैमेज है उसको भी हम कम कर सकते हैं। तो इसमें जो मुद्दा है आपके ये पर्टिकुलरली ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट प्लस एलिफेंट कंजर्वेशन, और उसमें गवर्नमेंट क्या मेजर्स ले सकती है और सोसाइटी और आपके पॉपुलेशन इन जनरल क्या कर सकते हैं, उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो हाल ही में क्या है, आपका जो एलिफेंट का पॉपुलेशन है उसका एस्टिमेशन किया गया है और इस एस्टिमेशन में जो आपके पास्ट के एस्टिमेशन होते हैं उससे थोड़ा सा ये हटके किया गया है। जैसे आपके जो एक्सक्रीटा होते हैं एलिफेंट के, उनसे डीएनए को एक्सट्रैक्ट करके जो पॉपुलेशन है, मेल कितना है, फीमेल कितना है, कॉप्स कितने हैं, ये सब चीज़ें पता लगाई जा रही है। तो जो सर्वे हुआ है उसमें एस्टिमेट किया है आपका लगभग 22,000 22,500 एलिफेंट एज ऑफ अक्टूबर 14। और इसमें ये जो एनालिसिस है, जो आपका एस्टिमेशन है, ये फॉर द फर्स्ट टाइम डीएनए बेस्ड मेथड का इस्तेमाल किया गया है फॉर एस्टिमेशन ऑफ एलिफेंट कि कितने एलिफेंट पॉपुलेशन है और जो है आपके कितने कौन से रेंज में या फिर कौन से रीजन में कितने एलिफेंट के पॉपुलेशन है वो देखा गया है इसमें। तो 4 लैंडस्केप को लिया गया है इसमें। साउदर्न लिया गया है, साउदर्न में आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल इंडिया, अदर्स, नॉर्थ ईस्ट में असम, बंगाल एसेट्रा। सेंट्रल में फिर उत्तर प्रदेश का जो सेंट्रल पार्ट है एसेट्रा, और नॉर्थ में अगर देखें उत्तराखंड एंड हरियाणा को लिया गया है। तो इसमें अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो एलिफेंट का पॉपुलेशन है वो आपके एज ए होल देखा गया है, स्टेट वाइज नहीं। नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा पाया गया है, नहीं नॉर्थ ईस्ट नहीं, नॉर्दर्न में, नॉर्थ ईस्ट में 7,285 है। उसके बाद हम साउथ में देख सकते हैं। ऐसे स्टेट वाइज देखें तो साउथ के कर्नाटका और केरला में काफ़ी ज़्यादा एलिफेंट पॉपुलेशन पाई जाती है। स्टेट वाइज अगर बात करें तो स्टेट वाइज जो पॉपुलेशन है वो भी पूछी जाती है। मुझे जितना तक ध्यान है कर्नाटका, केरला, देन असम है। तो इसमें क्या किया गया है, आपका जो मेथड है उसको क्या मेथड इन्वॉल्व किया गया है ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। सो मेथड इन्वॉल्व ब्लॉक काउंट, फिर आपका जो डंग काउंट है, डंग मतलब जो एक्सक्रीटा है उसको, देन वाटर होल काउंट, इन सभी को सिंक्रोनाइज करके जो आपका एलिफेंट है उसका हैबिटेट है उसको आपका एस्टिमेट किया गया है कि कितने पॉपुलेशन कितने एरिया में पाए गए हैं। और इसमें ये जो आपकी एस्टिमेशन की है, एस्टिमेशन करते हुए कुछ चीज़ें सामने निकल के आई है कि लास्ट 25 टू 40 ईयर्स में एलिफेंट का जो आपका हैबिटेशन है, जिस जगह पे रहते हैं एलिफेंट, उसका फ्रेगमेंटेशन देखा गया है। तो फ्रेगमेंटेशन क्यों देखा गया है? बिकॉज ऑफ आपका प्लांटेशन, तो काफ़ी सारी प्लांटेशन एक्टिविटी करना, देन फेंचिंग कर देना प्लांटेशन के बाद, माइनिंग एक्टिविटीज़, डिफरेंट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लाइक हाईवे कॉरिडोर्स बनाना। तो उससे क्या होती है, जो एलिफेंट का कॉरिडोर होता है, तो कॉरिडोर मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में जो एलिफेंट रोम करती है उसमें प्रॉब्लम आती है। और जब उसमें प्रॉब्लम आती है तो वो जो अपना ट्रेडिशनल पाथ है उसको उनका जब डेविएशन हो जाता है तो अल्टीमेटली ह्यूमन के जो जगह है उसमें एलिफेंट एनक्रोच करने लग जाती है।
इसके बाद और एक चीज भी देखा गया है कि जो अभी जब डेविएशन हो गया, समझ लीजिए कि एक एरिया था बीचों बीच, उसका क्या हुआ, फेंसिंग हो गया और जो हैबिटेट था वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, जो कॉरिडोर था वो डिस्ट्रैक्ट हो गया। इसके वजह से जो एलिफेंट के जो आपके जीन्स है डिफरेंट, जो जेनेटिक वेरिएशन है एलिफेंट के अंदर, वो कम होती नजर आ रही है। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा इसमें दिखाया गया है कि जो जेनेटिक वेरिएशन है वो कम है, और जब जेनेटिक वेरिएशंस कम होती है तो एलिफेंट के अंदर जो आप एलिफेंट पॉपुलेशन के अंदर जेनेटिक जो डाइवर्सिटी अगर नहीं रहती है तो उससे उनके अंदर बीमार का चांसेस बढ़ जाता है, जिस तरीके से ह्यूमन के अंदर बढ़ता है। फिर इसमें और एक प्रॉब्लम देखा गया कि रैम्पेंट ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, वो चाहे नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो या फिर वेस्ट हो। फिर रीजनल वेरिएशंस भी देखा गया है कि जो साउदर्न लैंडस्केप है लाइक कर्नाटका, तमिलनाडु, इसमें स्टेबली जो पॉपुलेशन है एलिफेंट की वो इंक्रीज कर रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या देखा गया है इन स्टेट्स में, साउदर्न स्टेट्स में, कि इंटेंस फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेशन देखा गया है। तो ये सभी चीजें हम इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा भी अब डिफरेंट रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की वजह से जो एलिफेंट का पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन कर रहा है, और उनका जो वेरिएशन है, जेनेटिक वेरिएशन, वो डिक्लाइन कर रहा है, और हैबिटेशन का भी डिक्लाइन हो रहा है। तो जो स्टडी एम्प्लीकेशन है, तो स्टडी एम्प्लीकेशन स्टडी किसने किया है, आपका SAI डबल ई ने जो है डेटा सर्विस प्रोवाइड किया है फॉर फ्यूचर मॉनिटरिंग। तो अभी ये जो भी डेटा कलेक्ट किया गया है इससे फ्यूचर मॉनिटरिंग करते हुए जो आपका फ्रेगमेंटेशन है उसको एड्रेस करना है, कंजर्वेशन एफर्ट को और आगे लेके जाना है, और जो ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट है उसको मिनिमाइज करना है। इसका अगर थोड़ा बहुत हम हिस्टोरिकल एवोल्यूशन देखें तो प्री कॉलोनियल अर्थात एंशिएंट समय से ही देखें तो जो एलिफेंट है वो हमारे लिए काफ़ी सेक्रेड रही है, हमारे कल्चर के लिए काफ़ी सेक्रेड रही है, और हमारे जो लॉर्ड है, लॉर्ड गणेशा जी, उनके साथ एलिफेंट को एसोसिएट करके देखा जाता है। और इसी के साथ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जो सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर है उसमें भी एलिफेंट का इस्तेमाल किया गया है फॉर ह्यूमन वेलफेयर, फॉर आपके जो हार्ड वर्क्स होते हैं जिसको ह्यूमन को करने में दिक्कतें आती है, उस तरीके के जो आपके भारी काम है उसमें एलिफेंट को इस्तेमाल किया जाता आया है एंशिएंट समय से लेके आज तक। कॉलोनियल पीरियड में देखें तो आपका जो ब्रिटिश जो एक्सप्लॉयटेशन का ब्रिटिश का जो एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी था कि टिम्बर को निकालना, फिर हाथी का जो दंत होता है आइवोरी उसको निकालना, तो इसके वजह से क्या है, हैबिटेशन का फ्रेगमेंटेशन एज वेल एज पॉपुलेशन में डिक्लाइन या फिर गिरावट देखने को मिली थी। ऑल्दो काफ़ी फॉरेस्ट कंजर्वेशन के एक्ट थे, जैसे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878 फिर 27 में आया, तो ये फॉर्मलाइज किया गया फॉरेस्ट मैनेजमेंट को, लेकिन प्रायोरिटाइज किसको किया गया, कॉमर्शियल इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया गया, और जो एलिफेंट का हैबिटेट है उसको, उसका जो प्रायोरिटी है उसको काफ़ी घटा दिया गया। पोस्ट इंडिपेंडेंस में अगर देखें तो 50 से 80 तक पॉपुलेशन जो डिक्लाइन हम देख सकते थे, जो हैबिटेट लॉस है ये सब देख सकते थे। तो इसी के लिए क्या हुआ, जो आपकी सिविल सोसाइटी है, जो एनवायरमेंटलिस्ट है, उनके अंदर काफ़ी जागरूकता के लिए काफ़ी सारी प्रोटेस्ट देखी गई, और फाइनली क्या है 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट को लॉन्च किया गया। तो इसी से ध्यान दिया गया कि जो एलिफेंट रिजर्व्स है उनको एलिफेंट रिजर्व स्टैब्लिश की जाए, फिर उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनका जो हैबिटेट है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, जो कॉरिडोर है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, फिर आपका कॉलराइजेशन किया जाए ताकि क्या की जा सके, इनका डेथ को रोका जा सके, फिर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाई जा सके, उस तरीके का जो इंतज़ाम है वो किया गया था। 1990 से 2010 के अंदर काफ़ी फोकस किया गया कि साइंटिफिक मॉनिटरिंग की जा सके, और जो ऑल इंडिया एलिफेंट सेंसस है उसको कंडक्ट कराया गया इन 2005, और उसके बाद काफ़ी चेंजेस लाई गई ताकि जो काउंटिंग है उसको और बारीकी से और एक्यूरेसी के साथ किया जा सके। 2020 ऑनवर्ड्स हम देख सकते हैं कि जो मेथड है उसमें और चेंजेस आई, और जो डीएनए बेस्ड आपका एनालिसिस है या फिर आपका पॉपुलेशन एस्टिमेशन है वो देखा गया, जो कि इस न्यूज़ एनालिसिस में मेंशन किया गया है। तो चैलेंज क्या है एलिफेंट को लेके, जो हैबिटेट लॉस है, फ्रेगमेंटेशन है, वो एक काफ़ी बड़ा चैलेंज है। इसी के लिए ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट देखा जाता है, काफ़ी ज़्यादा पोचिंग होती है, इलीगल ट्रेड होता है ऑफ एलिफेंट आइवोरी, तो ये सब
सब हम देख सकते हैं। फिर जो आपका क्लाइमेट चेंज है उसके वजह से भी क्या है, वाटर की अवेलेबिलिटी, वाटर का जो वेदर का पैटर्न है उसमें शिफ्ट होना, तो उसके वजह से क्या है, एलिफेंट को फोर्स किया जा रहा है बाय क्लाइमेट चेंज कि वो दूसरे जगह को सर्च करे। फिर मॉनिटरिंग एंड डेटा में गैप देखा जाता है, जिससे क्या होता है कि जो भी पॉलिसीज गवर्नमेंट लेती है उसमें कुछ ना कुछ इनएक्यूरेसी रह जाती है। फिर ट्रांसबाउंड्री इश्यूज भी देखी जाती है, क्योंकि एलिफेंट जो है वो माइग्रेट करते हैं, लाइक इंडिया नेपाल बॉर्डर में माइग्रेट करते हैं, तो इसीलिए क्या है, जो एलिफेंट का कंजर्वेशन है उसको हम ट्रांस बाउंड्री या फिर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के बिना हम कंप्लीट कंजर्वेशन नहीं कर सकते हैं। कंप्लीट कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल जो कोलाबोरेशन है वो भी चाहिएगी। सोशियो इकोनॉमिक प्रेशर भी देखा जाता है, तो जो लोकल कम्युनिटी क्या करती है, जो ह्यूमन एलिफेंट का कन्फ्लिक्ट है उसका कॉस्ट को उनको बेयर करना पड़ता है, तो उनको भी क्या है, एडिक्वेट कंपनसेशन देना ज़रूरी है। तो ह्यूमन एलिमेंट कन्फ्लिक्ट की वजह से क्या है, या फिर एलिफेंट कन्फ्लिक्ट की वजह से बहुत सारे एलिफेंट एज वेल एज जो पीपल है उसकी भी जान गई है, प्लस जो खेत खलियान है उसका भी डैमेज हुआ है। तो उसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक्स ग्राशिया दे के पॉपुलेशन को शॉर्ट टर्म के लिए उनको एक आपकी रिलीफ दे सकती है, प्लस लॉन्ग टर्म में हैबिटेट प्रोटेक्शन देन कॉरिडोर प्रोटेक्शन जो है वो काफ़ी आगे बढ़ाना ज़रूरी रहेगा। बाकी जो भी देखिए की टर्म्स है उनको एक्सप्लेन किया गया है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। बाकी अगर लॉजिकल और फिलोसॉफिकल बेस देखें तो हमें जो आपका प्रिजर्वेशन है, कंजर्वेशन है, उसको एम्पेरिकल बेस में करना पड़ेगा। एम्पेरिकल बेस का क्या मतलब होता है कि एक्यूरेट डेटा कलेक्शन के ज़रिए हमें कंजर्वेशन मेथड को चलाना है, कि विदाउट डेटा, अगर हम विदाउट साइंटिफिक एनालिसिस हम कंजर्वेशन करने जाए तो वो हाफ हार्टेड रहेगा, फुल्ली हम कंजर्व नहीं कर पाएंगे। और जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ है उसको हमें एंथ्रोपोजेनिक या फिर एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू से, अर्थात सिर्फ ह्यूमन के डेवलपमेंट के व्यू से नहीं देखना होगा, हमें इकोसेंट्रिक व्यू भी रखना होगा, ताकि हम क्या कर सके, इकोलॉजी को प्रिजर्व कर सके और एक बैलेंस डेवलपमेंट हम आपका ला सके। तो वही चीज़ इसमें मेंशन की गई है। बाकी डायमेंशंस में देखें तो सोशल डायमेंशन क्या है, ओके, फिर पॉलिटिकल डायमेंशन जो मैंने ऑलरेडी बताई है। तो पॉलिटिकल डायमेंशन में सेंटर स्टेट को कोलैबोरेट करना पड़ेगा ताकि हम प्रोजेक्ट एलिफेंट को और आगे बढ़ा सके। लीगल में हम देखें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, इसके तहत आपका जो एलिफेंट है उसको आपका शेड्यूल 1 एनिमल के हिसाब से हाईएस्ट प्रोटेक्शन इंश्योर किया गया है। फिर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हमें जो ओवरऑल एनवायरनमेंट उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। प्लस फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 है, तो इसमें क्या है, अभी जो आपकी फॉरेस्ट की राइट दी गई है ट्राइबल पॉपुलेशन को, लगभग 4 हेक्टेयर ऑफ लैंड दिया जाता है, जो थर्ड जनरेशन से ज़्यादा जो जो थर्ड 3 जनरेशन से रह रहे हैं। तो इसमें क्या है, अभी ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इनको एक सिंक में ह्यूमन, इट मीन्स ट्राइबल पॉपुलेशन और जो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है उस दोनों को ही जो दोनों का जो इंटरेस्ट है उसको बैलेंस करना पड़ेगा। और एथिकली देखें तो ये गवर्नमेंट का, ह्यूमन का दायित्व है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है हम उसको प्रोटेक्ट करें। और इंटरनेशनल पे देखें तो साइट्स है, उसमें भी एलिफेंट को अपेंडिक्स 1 में रखा गया है कि हाईएस्ट स्टेटस है, इसका ट्रेड नहीं किया जा सकता है, ये एक आपका क्रिमिनल ऑफेंस है। फिर माइक है, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, वो हम देख सकते हैं इसमें। इकोनॉमी में हमने ऑलरेडी देखा कि बिलियंस ऑफ जो क्रॉप है वो लॉसेस होती है एनुअली अक्रॉस द ग्लोब, तो उस चीज़ को हमें मिनिमाइज करना होगा। बाकी आप ध्यान रखिएगा, इसमें आप अगर खुद से पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ेंगे, एनसीईआरटी का कौन से चैप्टर्स का ज़रूरी रहेगा पढ़ना, वो आप इसमें देख सकते हैं। नहीं भी पढ़ेंगे तो भी ठीक है, लेकिन पढ़ेंगे तो थोड़ा और बेटर चीज़ों को आप समझ पाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी से हमारा बेसिक्स जो है वो बन जाता है, लेकिन बेसिक हमने इसमें कवर करने की कोशिश की है, जैसे कि टर्मिनोलॉजीज हो, डिफरेंट जो लॉस है, रेगुलेशंस है, वो हमने कवर की है। बाकी जो सिलेबस का पार्ट है, ज्योग्राफी, सोसाइटी, गवर्नेंस, आईआर, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, सिक्योरिटी, एथिक्स, सभी पॉइंट से हम इसको लिंक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट कुरिंजी ब्लूम अगेन। तो ये कुरिंजी क्या है, एक आपका ग्रास की तरह एक फ्लावर है, ओके, इसको इसमें कहीं ग्रास बोल के ही मेंशन किया गया है, जो आपका माउंटेन का जो टॉप होता है उसमें लगता है, या फिर माउंटेन के जो हाइट होते हैं उसमें लगते हैं। और ये जो कुरिंजी जो आपका ग्रास है, या फिर ग्रास में जो आप फ्लावर देख रहे हैं, ये स्पेशली वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, और ये फ्रीक्वेंट इंटरवल में
इसका जो आपका ब्लॉसम होता हुआ नज़र आता है। और ये क्या करता है, वेस्टर्न घाट के डिफरेंट जो फ्लोरा एंड फौना है उनको सस्टेन करता है। तो जो अभी आप देख सकते हैं कि जो कुरुंजी है उसका जो कनेक्शन है विद एनवायरनमेंट, क्योंकि ये एक नेटिव स्पीशीज है। नेटिव मतलब क्या, उसी जगह का स्पीशीज है, जिसके वजह से क्या है बाकी डिफरेंट जो फ्लोरा एंड फोना का स्पीशीज है उसको ये मदद करता है। तो इस तरीके का जो जैसे कुरुंजी ब्लॉसम कहाँ देखा गया हाल ही में, ऐसा कुछ क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन सकता है। और ये क्या कलर का होता है, वॉयलेट कलर का होता है। कौन से आपके रीजन में पाया जाता है, वेस्टर्न घाट जो रीजन है उसमें पाया जाता है। ये गुडलूर करके कोई जगह है उसमें ये पाया जाता है स्पेशली, लेकिन ये वेस्टर्न घाट में ओवरऑल इसका जो आपका ब्लॉसम है वो देखा जाता है, उधर ही ये खिलता है। और ये आपका इसका जो ये कुरिंजी है, ये कुरिंजी का आपका 20 स्पीसीज पाया जाता है एंड 12 वेराइटीज इसके पाए जाते हैं। और ये एक नेक्टर रिच है, नेक्टर क्रिएट अ नेक्टर रिच एनवायरनमेंट। तो जिससे क्या है आपकी जो बर्ड्स है वो बेनिफिट होती है, हॉर्नबिल्स बेनिफिट होते हैं, डिफरेंट जो मामल्स है नीलगिरी थर है वो बेनिफिट होता है इससे। तो इससे आप देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज जो कि जैसे बोला जाता है ना की स्टोन स्पीसीज, कि जो एक पर्टिकुलर स्पीसीज है उसके ऊपर जो इकोसिस्टम है काफ़ी निर्भर करता है। तो ये जो कुरुंजी है ये उसी तरह का एक स्पीशीज है जो वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। और वेस्टर्न घाट का जो माउंटेन फॉरेस्ट होता है, हम जब फॉरेस्ट के टाइप पढ़ते हैं तो उसमें हम माउंटेन फॉरेस्ट पढ़ते हैं जो हाइट में होता है एक पर्टिकुलर हाइट में, तो उस तरीके का ये जो ग्रास है ये पाया जाता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये जो आपका अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है, कुरुंजी ब्लॉसम्स अगेन, तो इससे क्या खुशी की क्या बात है, क्योंकि ये जो स्पीशीज़ है इसके ऊपर क्लाइमेट चेंज का काफ़ी निगेटिव असर पड़ा है। तो इससे देखा गया है कि इसका जो आपका ब्लॉसमिंग है या फिर खिलना है, वो खिलने में आपका जो टाइम पहले आपके जैसे 3-4 साल में खिलता था, तो ये अभी क्या है 8-10 साल, इस तरीके का एक टाइम इंटरवल में ये जो कुरुंजी है ये खिल रहा है। तो इससे पता लगता है कि जो आपका बायोडाइवर्सिटी के ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का, वो किस तरीके से एक पूरा जो आपका इकोसिस्टम है और डिफरेंट जो आपकी स्पीशीज है उसको नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है, उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है इवन इन मेंस। तो इस बार एपीएससी का मेंस में जो आपके एग्जॉटिक स्पीशीज है, जो कि आपके एग्जॉटिक स्पीशीज, अभी ध्यान रखिएगा कि एग्जॉटिक स्पीशीज कभी कभी ये इन्वेसिव हो सकता है। अगर इन्वेसिव होते हैं तो ये पूरा इकोसिस्टम को बिगाड़ सकते हैं। अगर ये इन्वेसिव नहीं होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, तो ये बाकी जो इकोसिस्टम में जो आपकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती है उनको सपोर्ट कर सकती है। तो इसीलिए क्या ज़रूरी है, अभी ये एक इकोलॉजिकल इंडिकेटर है, इकोलॉजी का हेल्थ को इंडिकेट करता है कि ये अगर खिला है तो बेटर बायोलॉजिकल आपका हेल्थ देखा जा सकता है, इकोलॉजिकल हेल्थ देखा जा सकता है। प्लस ये बायोडाइवर्सिटी को बूस्ट करता है जो हमने ऑलरेडी देखा है। प्लस इसका इंडिजिनियस सिग्निफिकेंट भी देखा गया है फॉर कम्युनिटीज़ लाइक पनियान कम्युनिटी। तो पनियान कम्युनिटी साउथ इंडिया में पाई जाती है। तो इन कम्युनिटीज़ का क्या है, इस जो ब्लॉसम है इससे काफ़ी एक आपका कह सकते हैं कि उन कम्युनिटी से लगाव है, उनके कल्चर से हो, उनके फेस्टिवल सीजन से हो। तो इसीलिए क्या है, इंडिजिनियस सिग्निफिकेंस भी इसका देखा जाता है। और कंजर्वेशन एफर्ट भी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा डाली है, जिससे इसका जो रिवाइवल है वो देखा जा सकता है, जिससे जो वाइल्ड लाइफ है वो प्रमोट हो रही है। तो इसका जो थ्रेट्स है एंड बेनिफिट्स है वो भी हमें देखना चाहिए। तो इन्वेजिव स्पीसीज जैसे आपका वटेल बोल के एक इन्वेजिव स्पीसीज है, एग्जॉटिक है, ये बाहरी है, ऑस्ट्रेलिया से है। तो ये क्या करता है, नेटिव स्पीशीज लाइक जो आपका कुरुंजी है उसको थ्रेट करता है। तो इसीलिए क्या करना है, जो इन्वेसिव स्पीशीज है, जो एग्जॉटिक स्पीशीज है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है, इनके अगेंस्ट जो आपकी वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी है उनको एक्शन लेना ज़रूरी है, ताकि लोकल इकोलॉजी को बचा के रखा जा सके। और इनके ऊपर साइंटिफिक इंसाइट्स लेना भी ज़रूरी है कि किस तरीके से हम जो बोटानिस्ट है वो इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, टाइम में इसका जो खिलना है उसको इंश्योर कर सकते हैं। तो वो देखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। ओके,
चलिए आगे देखते हैं। तो क्या क्या चैलेंज है। तो एक तो क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, जो अभी अभी हमने एलिफेंट के बारे में देखा ना कि एलिफेंट के हैबिटेट के ऊपर क्लाइमेट चेंज की वजह से, हैबिटेट डिग्रेडेशन की वजह से प्रॉब्लम आ रहे हैं। उसी तरीके से कुरुंजी के ऊपर भी प्रॉब्लम आ रहा है। तो कुरुंजी के ऊपर दूसरा प्रॉब्लम जो है वो है इन्वेजिव स्पीशीज, जो ऑस्ट्रेलिया से हमने देखा वेटल। तो अभी एग्जाम में प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि कुरुंजी को कौन डिस्टर्ब कर सकता है, वेटल। और ये वेटल कहाँ से आया है, ऑस्ट्रेलिया का एक स्पीशीज है ये। तो उसके उस एनवायरनमेंट में मे बी ये पॉजिटिव रोल प्ले करता हो, लेकिन इस एनवायरनमेंट में इसका रोल जो है काफ़ी नेगेटिव है। तो इसीलिए क्या करना है, कंजर्वेशन पॉलिसी एंड इन्फोर्समेंट को बेटर करना है बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज द लोकल वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज इंक्लूडिंग लोकल पॉपुलेशन। तो जो लैक ऑफ अवेयरनेस है उसको हमें हटाना होगा। तो वही सभी चीज़ें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो ये क्या है, मास ब्लूमिंग ओनली वंस एवरी 12 ईयर्स। तो 12 ईयर्स में एक बार ये ब्लूम होता है। इसके अलावा भी इसके और भी डिफरेंट स्पीशीज़ है जो 8 ईयर्स में खिलते हैं। फिर ये एक आपका एंडेमिक स्पीशीज़ है, उसी जगह में ये पाया जाता है। तो ये सभी चीज़ें हमें ध्यान रखनी ज़रूरी होंगी। बाकी इसका डिफरेंट डायमेंशन से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हम कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो इंडिजिनियस कम्युनिटी को हमें इन्वॉल्व करना होगा। उससे क्या है, इसको काफ़ी सस्टेनेबल तरीके से इसका कंजर्वेशन किया जा सकता है। पॉलिटिकली अगर देखें तो तमिलनाडु गवर्नमेंट को न्यू रिजर्व फॉरेस्ट एरियाज़ को डिक्लेयर करना है। तो इससे भी क्या होगा, मीडियम टू हाई जो प्रोटेक्शन है इसको मिलेगा। लीगल में हम फॉरेस्ट एक्ट, ग्रीन कंजर्वेशन एक्ट या फिर ग्रीन कवर एक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। एथिकली देखें तो ये सभी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट गवर्नमेंट का हो, लोकल अथॉरिटी का हो या फिर पॉपुलेशन का हो, टू प्रोटेक्ट सच शॉर्ट ऑफ कीस्टोन और प्राइम स्पीशीज। इंटरनेशनली हम अगर देखें तो जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, अभी वेस्टर्न घाट क्या है, एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, रिकॉग्नाइज किया गया है बाय यूनेस्को। तो काफ़ी ज़रूरी है कि इसको प्रोटेक्ट किया जाए और जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनको अडॉप्ट की जा सके। इकोनॉमी के टर्म से देखें तो इको टूरिज्म को हम प्रमोट कर सकते हैं, जिसमें टूरिज्म भी होगा प्लस आपका इकोनॉमी भी बूस्ट होगा। और हम क्या कर सकेंगे, जो आपका स्पीशीज है उसको हम प्रिजर्व कर पाएंगे, क्योंकि उसका आपका बायोलॉजिकल इकोलॉजिकल वैल्यू रहेगा। ओके, तो बाकी हम क्या कर सकते हैं, फर्दर स्ट्रेंथन कर सकते हैं लीगल प्रोटेक्शन को, रिजर्व फॉरेस्ट एरिया बना सकते हैं, इन्वेसिव स्पीशीज को मैनेज कर सकते हैं लाइक वेटल जो कुरुंजी को डिस्टर्ब कर रहा है। क्लाइमेट रेजिलिएंट कंजर्वेशन मेथड्स को हम डेवलप कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं इको टूरिज्म को, और कम्युनिटी एंगेजमेंट को प्रमोट करना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये हम वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं किसी भी एक आंसर में, तो ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई है। कोई भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती है, आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम उसको कैटर करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।